हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इन लास्ट लेक्चर हमने टीडीएस का बेसिक जो इनिशियल पार्ट था वो सिर्फ चेक किया था। आज हम उसके आगे की बातें करने वाले हैं। आई होप वो इनिशियल पार्ट आपने समझ लिया होगा। एक बार उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू द टीडीएस मेन पार्ट। ओके, आज हम उसके बेसिक को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद वन बाय वन प्रोविजंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टीडीएस का चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अराउंड 4 to 8 मार्क्स तक का कवरेज रहता है। कभी कभी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी साथ में क्लब होके क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो एक बार जो हमने अभी तक पढ़ा था वो रिवाइज कर लें। बेसिकली टीडीएस का कंसेप्ट गवर्नमेंट ने किस ऑब्जेक्टिव के साथ लाया? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अ सेफगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। बेसिकली टीडीएस में दो पार्टी होती है, वन इज द डिडक्टर एंड अदर वन इज द डिडक्टी। डिडक्टर जब भी पेमेंट करेगा किसी भी एक्सपेंडिचर का और यदि उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं देन ही इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एंड पे टू द गवर्नमेंट। और यदि वो विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस पे कर देता है अमाउंट टू द डिडक्टी, तो उस सिचुएशन में वो एक्सपेंसेस का डिडक्शन डिडक्टर को नहीं मिलेगा। इसके लिए हमने एकदम सिंपल बात पढ़ी थी, क्या? देने वाला जब भी देता देता टीडीएस काट के, और नहीं दिया जो टीडीएस काट के तो नहीं मिलेगा डिडक्शन जी जान से, नहीं मिलेगा डिडक्शन पीजीबीपी में। और पीजीबीपी में कितना डिसअलाउड होगा? इट्स प्योरली डिपेंड ऑन द डिडक्टी। यदि आपने जो पेमेंट किया है वो रेसिडेंट को किया है तो 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होगा, और यदि आपने पेमेंट नॉन रेसिडेंट को किया है देन 100% डिसअलाउड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद यदि हम डिडक्टी की बात करें तो लेने वाला जब भी लेगा दिखाएगा पूरे ईमान से। कहने का मतलब होता था जब भी वो अपने कंप्यूटेशन करेगा इनकम का तो हमेशा ग्रॉस अमाउंट दिखाएगा। नेट ऑफ टीडीएस कभी भी हमें लेना है क्या? नहीं, हमेशा आपको क्या लेना है? ग्रॉस अमाउंट। और यदि नहीं दिखाया जो पूरे ईमान से तो नहीं मिलेगा डिडक्शन जी जान से। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपने ग्रॉस ना दिखाते हुए नेट अमाउंट दिखा दिया तो टीडीएस का क्रेडिट आपको मिलेगा क्या? नहीं। यदि आप ग्रॉस दिखाते हो देन ओनली यू कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ टीडीएस क्रेडिट। क्लियर है यहां तक? अब यदि डिडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये डिडक्टर को टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी कब अराइज होती है? तो इन जनरल पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। डिडक्टर या तो पेमेंट कर रहा है या बुक में एंट्री पास कर रहा है, दोनों में से जो भी पहले होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। क्या सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करना है? नहीं नहीं, डिडक्ट करके आपको गवर्नमेंट को पे भी करना है। गवर्नमेंट को पे करना है इसका मतलब क्या? कि आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा, और ये डिपॉजिट कब तक हो जाना चाहिए? इन जनरल 7 डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। हाउएवर लास्ट मंथ में हमारा अलग हिसाब रहेगा, और लास्ट मंथ में 30 अप्रैल तक आपका अमाउंट डिपॉजिट हो जाना चाहिए। लास्ट मंथ मतलब मार्च। तो कहने का मतलब क्या हुआ? डिडक्टर के लिए हम बात कर रहे थे, क्या? देने वाला जब भी देता देता टीडीएस काट के, नहीं दिया जो टीडीएस काट के तो नहीं मिलेगा डिडक्शन पीजीबीपी में। लेने वाला जब भी लेगा दिखाएगा पूरे ईमान से, और नहीं दिखाया जो पूरे ईमान से तो नहीं मिलेगा डिडक्शन जी जान से। देने वाला जब भी देगा महीने के पहले 7 दिन याद रखना, क्योंकि आपको जब भी आप टीडीएस डिडक्ट करोगे आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, और कब तक पे कर देना है इसकी ड्यू डेट क्या है? बोलिए, 7 डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। हाउएवर लास्ट मंथ में हमारा अलग हिसाब होगा। मतलब यदि आपने मार्च के मंथ में कोई पेमेंट किया और उसके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आई है तो ड्यू डेट विल बी द 30 अप्रैल। ठीक है? सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? नहीं, इन एडिशन टू दैट यू नीड टू फाइल अ रिटर्न ऑल्सो। जनरली जो रिटर्न फाइल करना पड़ता है वो कैसे फाइल करना पड़ता है? क्वार्टरली। तो 26Q जब भी आप फाइल करेंगे तो एंड ऑफ द मंथ सब्सिक्वेंट टू द क्वार्टर। पहला क्वार्टर कौन सा है? अप्रैल मई जून। तो आपकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 31 जुलाई। जुलाई अगस्त सितंबर, 31 अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 जनवरी। मगर लास्ट क्वार्टर के लिए ड्यू डेट आपकी 31 मई हो जाएगी, क्योंकि 30 अप्रैल तक तो आपका पेमेंट ही हुआ है। क्लियर है यहां तक? 26Q फॉर क्वार्टरली, और जो फॉर्म है फॉर्म नंबर रिटर्न का फॉर्म नंबर कौन सा है? 26Q। हाउएवर यदि आपने सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया तो देन यू नीड टू फाइल रिटर्न एनुअली इन फॉर्म नंबर 24Q। ठीक है? अब यदि डिडक्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिडक्टी को टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा क्या? उस टीडीएस के क्रेडिट को अवेल करने के लिए, क्या उस टीडीएस के क्रेडिट को दैट इज उसका बेनिफिट लेने के लिए कोई एविडेंस की जरूरत है क्या? आंसर इज यस, and that evidence is nothing but the TDS certificate. As per section 203, ऑनलाइन आपको टीडीएस सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा इन द फॉर्म नंबर 16 और 16A। फॉर्म 16 फॉर सैलरी जो कि एनुअली इशू होता है, जबकि फॉर्म 16A इज फॉर अदर देन द सैलरी।
और ये क्वार्टरली इशू होता है। क्वार्टरली कब तक इशू हो जाना चाहिए? 15th डे ऑफ द 15 डे विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो 31 जुलाई आपकी ड्यू डेट है, तो 15 अगस्त तक ये जनरली क्या होता है, इशू कर दिया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वार्टर के लिए 15 नवंबर, थर्ड क्वार्टर के लिए 15 फेब एंड लास्ट क्वार्टर के लिए 15 जून। इतनी बातें हमने की थी। अब हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और जो जनरल बातें हैं वो कर रहे हैं। उस सीरीज में जो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट पॉइंट इज नथिंग बट द कि ये जो टीडीएस आप डिडक्ट कर रहे हैं, बेसिकली ये जो टीडीएस आप डिडक्ट कर रहे हैं, ये टीडीएस डिडक्ट करने के लिए क्या डिडक्टर के पॉइंट से, डिडक्टर के एंगल से कोई लाइबिलिटी है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कोई ऑब्लिगेशन है, अब हम ये सारी बातें करेंगे। तो वो हर एक पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द सोर्स, वो हर एक पर्सन, एवरी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टीडीएस नीड टू मेक एन एप्लीकेशन, need to make an application for allotment of 10 allotment के लिए उसे एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी इन फॉर्म नंबर 49B। अब ये 10 क्या होता है? 10 इज अ 15 कैरेक्टर नंबर है, 15 कैरेक्टर का एक नंबर है, यूनिक कोड है जो आपको अलॉट किया जाएगा। 10 मतलब क्या? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। क्या? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। आपको यदि याद होगा तो इनिशियल लेवल पे जब हमने पेन की बातें की थी, तो पेन के साथ साथ सॉरी, पेन के साथ साथ हमने 10 एज वेल एज जीएसटी की भी बात की थी। ठीक है, सॉरी मैंने आपको 10 नंबर आई थिंक 15 कैरेक्टर का बोल दिया है। 10 इज अ 10 कैरेक्टर। ठीक है, 10 जो होता है वो 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। कितने कैरेक्टर का? 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। यदि आप रिकलेक्ट कर पाए तो पेन जो होता था वो भी 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता था। जीएसटीएन मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 15 कैरेक्टर का होता था अल्फा न्यूमेरिक नंबर। यदि मैं 10 की बात करूं तो 10 इज ऑल्सो 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक नंबर। 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं, जिसमें अगेन जिस पैटर्न में हमारा पेन होता है उसी पैटर्न में 10 भी होता है। बट यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल लेटर होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, इट इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द डिडक्टर। क्लियर है? हाँ, उतने डिटेल में हमें नहीं जाना है, बट हाँ यू नीड टू रिमेंबर दैट कि एवरी पर्सन डिडक्टिंग टीडीएस शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ 10 इन फॉर्म नंबर 49B। फॉर्म कौन सा है? 49B। ठीक है, और विद इन 1 मंथ, कितने मंथ के अंदर अंदर हो जाना चाहिए आपका? विद इन 1 मंथ आपको, विद इन 1 मंथ आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लिए, अलॉटमेंट ऑफ 10 के लिए अप्लाई कर देना है। 1 मंथ कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टैक्स वाज डिडक्टेड एट सोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जब पहली बार टीडीएस को डिडक्ट करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको 10 के लिए विद इन 1 मंथ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे आपको अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देनी है। क्लियर है यहाँ तक? वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जिसमें विदाउट 10 यू कैन डिडक्ट अ टीडीएस। अब वो कौन कौन से प्रोविजन है इसके बारे में हम बात करेंगे। एज ऑफ नाउ हम नहीं कर रहे हैं, बट हाँ यहाँ पर आप 2-3 लाइन नीचे छोड़ दीजिएगा, तो जब हम वो प्रोविजंस 1 बाय 1 पढ़ते चले जाएंगे तब हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे कि 194 दैट इज आईए हो गया, 194 आईबी हो गया, तो इन सब में विदाउट 10 यू कैन डिडक्ट अ टीडीएस। बट ये हम कब लिखेंगे यहाँ पर? जब हम वो पढ़ चुके होंगे। उन प्रोविजन, वो स्पेसिफिक प्रोविजन को छोड़ के बाकी सारे प्रोविजन के लिए 10 इज कंपलसरी। विदाउट 10 यू कैन नॉट डिडक्ट अ टीडीएस। क्लियर है? बात समझ में आ गई यहाँ तक? अच्छा, अभी यदि आपको बात समझ में आ गई है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? जैसा हमने डिस्कस किया कि इनकम टैक्स अथॉरिटी 26 ES दैट इज एक स्टेटमेंट बनाती है, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ each and every assessee, annual statement in respect of each and every person, which is containing a details of TDS that to party wise, as well as details of TCS, details of refund, details of interest. ऑलमोस्ट उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। और यदि आपने लेटेस्ट न्यूज देखी होंगी तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट न्यूज गवर्नमेंट 26 AS को फर्दर अपडेट करने वाली है, 26 AS को फर्दर अपडेट करने वाली है टू अकोमोडेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, ताकि 26 AS और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए और ऑन द बेसिस ऑफ 26 AS आपका रिटर्न भी चले जाए। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ तो 26 AS में बेसिकली क्या क्या होता है? इट इज कंटेनिंग
डिटेल्स ऑफ टीडीएस, टीसीएस, आपने यदि किसी का टीडीएस डिडक्ट किया है अंडर सेक्शन 194 आई है, दैट इज इमोवल प्रॉपर्टी, यदि आपने कोई परचेस किया, सेल किए, तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी अलॉन्ग विद द रिफंड। क्लियर है? एट द सेम टाइम ये प्रिपेयर कौन करता है? इनकम टैक्स अथॉरिटी। एनुअल बेसिस पे प्रिपेयर होता है क्या? यस। अब ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसका बेस क्या होता है? तो टीडीएस का जो रिटर्न फाइल किया गया, डिडक्टर ने जो टीडीएस का रिटर्न क्वार्टरली फाइल किया, उस क्वार्टरली रिटर्न के बेसिस पे यहां पर इंफॉर्मेशन आती। इसका मतलब यदि रिटर्न फाइलिंग में मिस्टेक हुई है तो क्या 26 एएस में भी वो मिस्टेक रिफ्लेक्ट करेगी या वो पर्टिकुलर एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं करेगी? आंसर इज यस। बिकॉज 26 एएस का बेस क्या है? वो क्वार्टरली रिटर्न, कि क्वार्टरली रिटर्न मैंने अपडेट किया तो उसके बाद वो क्वार्टरली रिटर्न से ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन लेता है पार्टी वाइज, और ईच एंड एवरी पर्सन का डेटा फीड हो जाता है। क्लियर है? बात समझ में आई? देखो क्या लिखा है, द इनकम टैक्स अथॉरिटी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एनुअल स्टेटमेंट in form number 26 AS, very important, in respect of each person for whom tax has been deducted by different deductors. Such a statement is prepared on the basis of quarterly TDS returns filed by each deductor. फाइल्ड बाय ईच डिडक्टर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दो बात मैं आपको और बता दूं, ये जितनी भी बातें हम पढ़ रहे हैं इट इज एज पर सेक्शन 203 AA। एंड फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ये जो अपडेशन होगा, ये अपडेशन लास्ट डेट अपडेशन की क्या है? 26 ईयर्स की 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स अथॉरिटी को 26 ईयर्स अपडेट कर देना है अप टू 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, जो कि हमारी ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी होती है। एट द सेम टाइम पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पॉइंट नंबर 2 क्या है कि ये 26 एएस स्टेटमेंट के बेसिस पर क्या मैं टैक्स क्रेडिट, मतलब टीडीएस का क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता हूं क्या? आंसर इज यस, यू कैन टेक अ बेनिफिट। इवन 26 एएस में जो आपने एडवांस टैक्स पे किया है वो भी रिफ्लेक्ट होता है क्या? यस। सर क्या आप हमें 26 एएस बता सकते हैं कि 26 एएस जो है वो कैसे डाउनलोड किया जाता है, उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? यस आई कैन, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं। चलिए, इसके लिए आई नीड टू गो टू द स्क्रीन, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी, ये मैंने गूगल ओपन कर लिया है। जी ऑनलाइन आपको जो वेबसाइट में लॉगिन करना है दैट इज इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .com.gov.in, सॉरी, क्या इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in में आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो ऐसी कोई स्क्रीन आपको देखने मिलेगी। कैसी स्क्रीन दिखेगी? देखिए आपके, आई होप आपको भी दिख रही होंगी स्क्रीन। चेक कर रहे हैं आप लोग? स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके, तो यहाँ पर मैं इसे, इस पर्टिकुलर टैब को, जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट या उनकी कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो टैब यहाँ पर आता है, उस टैब को मैं यहाँ पर क्लोज कर दे रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू द रजिस्टर्ड यूजर। यदि आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको न्यू टू ई फाइलिंग में जाना है, अदरवाइज यू कैन गो फॉर रजिस्टर्ड यूजर। तो मैं रजिस्टर्ड यूजर में आ जाता हूँ। लॉगिन डिटेल्स पूछेगा अब आपसे, वो तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा। ऐसी आप स्क्रीन आपको दिखेगी जिसमें आपका यूजर आईडी जनरली जो आपका पैन होता है वही होता है, बट पासवर्ड आपको, आपने यदि फर्स्ट टाइम जब क्रिएट किया होगा, रजिस्टर किया होगा, तब आपने पासवर्ड सेट कर दिया होगा, वही पासवर्ड। और यहाँ पे आपसे बेसिकली कैप्चा डालने के लिए वो बोलता है, चलिए हम डाल देते हैं जो दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, V5L74V। ओके, और यहाँ से अब मैं इसे लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने पर ही आपको डैशबोर्ड में ले जाएगा, देखते हैं।
थोड़ा मैं आपके साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका शेयर कर रहा हूँ सो डेट आपको थोड़ी बहुत बातें और क्लियरिटी के साथ समझ में आए। इवन यदि तक अभी तक आपने अपने पैन को रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो यू कैन गो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पैन। ओके, ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है। डैशबोर्ड में आपने जो अभी तक रिटर्न फाइल किए हैं, व्यू रिटर्न फॉर्म्स, जितने भी रिटर्न फाइल किए हैं वो आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। और यदि नया रिटर्न फाइल करना है तो आप फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न में भी जा सकते हैं। सेकंड, जो ये माई अकाउंट दिख रहा है, ये माई अकाउंट में आपको व्यू फॉर्म 26 ईयर्स दिख रहा होगा। हमें हाल फिलहाल यहाँ पर जाना है इसलिए मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, और भी यहाँ पे दिया हुआ है ई फाइलिंग, जिसमें आपको जो नोटिस वगैरह आते हैं उसको रिस्पॉन्स करने के लिए, आउटस्टैंडिंग डिमांड के रिस्पॉन्स के लिए। ई प्रोसीडिंग मतलब क्या, जो नोटिस आया उसकी प्रोसीडिंग यदि इलेक्ट्रॉनिकली आपको करनी है ऑटोमेशन में, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑटोमेशन हो चुका है, तो यहाँ पे भी ई प्रोसीडिंग का आपको ऑप्शन दिया जाता है। यदि ग्रेवेनेंस आपको डेट इज सबमिट करनी है या उसका स्टेटस चेक करना, तो ई निवारण में वो आपकी कंप्लेंट है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कंप्लायंस पोर्टल वर्कशीट, आपके और क्या क्या आपकी एक्शन के लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी रहती है, और कि आपको इस पर्टिकुलर डेट इज स्टेप आपने मिस कर दिया है, वट एवर इट मे बी। उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग में यहाँ पर आपकी प्रोफाइल दी जाती है, यहाँ से आप अपना आधार लिंक कर सकते हैं। बेसिकली आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों से आधार लिंक करना कंपलसरी किया था गवर्नमेंट ने, उसको एक्सटेंड किया है नो डाउट। तो आधार लिंक करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ता है। प्रोफाइल में आपको आपका नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस चेंज करना है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ। तो बाकी सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, हम जाते हैं 26 ईयर्स, क्योंकि आज हमें 26 ईयर्स चेक करना है। तो व्यू फॉर्म 26 ईयर्स जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वैसे ही ये आपको एनएसडीएल की वेबसाइट में ले जाएगा। दैट इज 26 ईयर्स जो स्टेटमेंट बनाया गया है वो आपको एनएसडीएल की वेबसाइट, ऐसी कोई आपका टैब आएगा, स्क्रीन आएगी, जहां पर जो सिलेबस दिया गया उसको आपको कंफर्म पार्ट मान सकते हैं। डायरेक्टली उसने services.tdscpc.gov.in, दैट इज अ ट्रेसेस वेबसाइट हम बोलते हैं। 26 ईयर्स जो डाउनलोड होता है वो ट्रेसेस से डाउनलोड होता है। ट्रेसेस मतलब क्या, टीडीएस रिकंसिलेशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि 26 ईयर्स जो हमको डेट इज डाउनलोड करना होता है वो कौन सी वेबसाइट से होता है, तो डेट इज फ्रॉम ट्रेसेस, TRACES आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। और टीडीएस ट्रेसेस का फुल फॉर्म क्या है, टीडीएस रिकंसिलेशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम। अब यहाँ पे जो आपको अटेंशन टैक्स पेयर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम एग्री कर लेते हैं और प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर क्लिक हियर, यदि आपको 26 ईयर्स चेक करना है तो 26 ईयर्स के लिए यहाँ क्लिक करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब वो आपका 26 ईयर्स ओपन करेगा थ्रू अ ट्रेसेस। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात है? ये आपका 26 ईयर्स स्टेटमेंट ओपन हो गया है। यदि आप देखेंगे तो जो अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले वैसी ही कुछ बातें यहाँ पे लिखी है। प्लीज चेक करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर्म नंबर 26 ईयर्स एनुअल टैक्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 203 AA, जो अभी हमने पढ़ा, ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आप कौन से असेसमेंट ईयर का चेक करना चाहते हैं? लेट अस अज्यूम दैट आपको असेसमेंट ईयर 1920 का, 2021 हम चेक नहीं कर रहे हैं, 1920 का चेक कर रहे हैं, क्योंकि 2021 में हो सकता है अभी और भी अमेंडमेंट्स सॉरी अपडेशन होंगे। तो 1920 हम चेक करते हैं। अब इसको कैसे चेक करना है, पीडीएफ के फॉर्म में या फिर HTML टेस्ट, तो आपको HTML कर दीजिए और व्यू डाउनलोड। और जब आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो अब आपका यहाँ पे 26 ईयर्स लोड हो रहा है। ठीक है, आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई क्या? ये आपका असेसमेंट ईयर 1920 का 26 ईयर्स डाउनलोड हो चुका है। पहले कुछ डेट इज फॉर्म में आपकी डिटेल्स दी जाती है, आपका पैन नंबर क्या है, करंट स्टेटस क्या है पैन का, फाइनेंशियल ईयर किस फाइनेंशियल ईयर का ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है, असेसमेंट ईयर क्या है, नेम ऑफ द असेसी, एड्रेस, ये सारी बातें आपको दी जाती है। ठीक है, उसके बाद यदि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं हाइड कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहला पार्ट ए में आपको दिखेगा डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब किस किस ने आपका टैक्स डिडक्ट किया है, टीडीएस डिडक्ट किया है, उस पार्टी का नाम, नेम ऑफ द डिडक्टर, उस पार्टी का टेन नंबर क्या है। यदि आप टेन नंबर देख पा रहे होंगे तो एवरीवन चेक करिए, टेन नंबर आपको 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर दिखेंगे, 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर दिखेंगे, जिसमें पहले 4 अल्फाबेट होंगे, उसके बाद डिजिट्स और लास्ट में अगेन अल्फाबेट्स। ठीक है, उसके बाद टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड आपको बताया जाता है।
उस अमाउंट मतलब पार्टी ने कितना अमाउंट टोटल पे किया है, उसके ऊपर कितने अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया है, टीडीएस का अमाउंट कितना था और डिपॉजिट कब किया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल नॉर्मल एक फिनोमिना है जो फॉलो किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 15G 15H क्या होता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, देखते हैं उसे भी। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, क्या की है, सेल की है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। यदि आपने कोई रेंट पे किया है जिसमें आपका 194 IB एप्लीकेबल हुआ था, 194 M, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाती है। टीसीएस, टीसीएस मतलब क्या है, यदि आपका किसी किसी पर्टिकुलर केस में टीसीएस कलेक्ट किया गया है, जस्ट लाइक अ टीडीएस, टीसीएस भी एक मेजर है इंटरेस्ट की गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यदि आपका टीसीएस कलेक्ट किया गया है तो उसका भी अमाउंट आपको दिखेगा। जैसे आप यदि मेरा 26AS स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि केतन मोटर्स ने मेरा टीसीएस कलेक्ट किया है, मुझसे टीसीएस कलेक्ट किया हुआ है। बेसिकली जब हम पढ़ेंगे टीसीएस का चैप्टर तो वहां पर हम प्रोविजन देखेंगे कि इफ यू आर परचेसिंग मोटर कार फॉर मोर देन 10 लाख रुपीज, दैट इज फोर व्हीलर फॉर मोर देन 10 लाख, देन टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है और 1% वहां पर क्या डिडक्ट करना पड़ता है, टीसीएस। तो यहाँ पे टीसीएस डिडक्ट हुआ है तो ये टीसीएस की पार्ट बी में डिटेल आती है। ये पार्ट ए रिलेटेड टू द टीडीएस हो गया, जो पार्टी ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया उसकी बातें हो गई। पार्ट बी में यदि आपका किसी ने टीसीएस कलेक्ट किया है तो उसकी बातें होगी। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आई? नाउ वी आर मूविंग अहेड। हाँ जी, अब यदि पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में डिटेल्स ऑफ द टैक्स पेड, दैट इज यदि आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है, क्योंकि मैंने कोई एडवांस टैक्स पे नहीं किया था बिकॉज मेरी लाइबिलिटी एडवांस टैक्स पे करने की नहीं आई थी, इसलिए एडवांस टैक्स आपको यहाँ पे कोई भी अमाउंट दिख रहा है कि नहीं। बट यदि मैंने कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिल जाएगी। यदि आपको कोई रिफंड मिला है ड्यूरिंग द ईयर, यदि आपको कोई रिफंड मिलता है तो उस रिफंड की सारी इंफॉर्मेशन आपको पार्ट डी में मिलेगी 26AS स्टेटमेंट में। अब ये पार्ट डी में वो आपको बता रहा है कि 18, 19 एज वेल एज 17, 18 का उन्होंने रिटर्न दिया है, किस मोड में रिफंड दिया है, वो रिफंड का अमाउंट कितना था और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे किया गया, और अल्टीमेटली वो असेसी के अकाउंट में क्रेडिट कब किया गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। पार्ट ई में AIR ट्रांजेक्शंस, एनुअल इंफॉर्मेटिव जो कुछ ट्रांजेक्शंस होते हैं, इसके बारे में मोर और लेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, बट आई विल ट्राई कि असेसमेंट प्रोसीजर के चैप्टर में मैं इसके बारे में आपको कुछ बातें इंफॉर्मेशन दे दूं। यदि मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेस की है और उसके ऊपर मैंने टीडीएस डिडक्ट किया तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जनरली होती है। तो मैंने क्योंकि प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर ईयर में परचेस की थी इसलिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मैंने कितना प्रॉपर्टी जो परचेस की है उसके ऊपर कितना टीडीएस डिडक्ट किया है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर दिख रही है। क्लियर है? और लास्ट, यदि आपने टीडीएस से रिलेटेड कोई डिफॉल्ट कर रखा है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। बात समझ में आया? आई होप आपको थोड़ी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आगे होंगी कि 26S में क्या क्या होता है। क्लियर है? तो आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ जी। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग अहेड। 26AS का मैंने आपको ऑलमोस्ट जितना नॉलेज देना चाहिए था उतना नॉलेज दे दिया है। उसे कैसे डाउनलोड किया जाता है, कहाँ से किस तरीके से उसे डाउनलोड करना है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। तो बेसिकली TDS 26AS इज नथिंग बट द एनुअल स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो कि 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक अपडेट हो जाता है। इट कंटेन डिटेल्स ऑफ द TDS, TCS। एट द सेम टाइम यदि आपने कोई डेट इज स्पेसिफिक प्रोविजंस के चलते प्रॉपर्टी वगैरह परचेस किया, रेंट पे किया, तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे मिलेगी आपको। आपके रिफंड की बातें होगी, एडवांस टैक्स जो आपने पे किया है उसका भी इंफॉर्मेशन आपको 26AS में दिख जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग इनटू नेक्स्ट पार्ट। और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है, दैट पॉइंट इज अगेन वेरी सिंपल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। ये जो पॉइंट है ये क्या है, एज पर द सीबीडीटी सर्कुलर, सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया था 23/2017 ऑन 19 जुलाई 2017। ठीक है, ये 23/2017 क्या है, क्योंकि पहली बार सर्कुलर का कोई नंबर मैंने आपको बताया, इसलिए 2017 इज अ ईयर ऑफ इशू एंड 23 इज अ नंबर ऑफ इशू। ओके, 23 नंबर पर 2017 में ये सर्कुलर आया था रिलेटेड टू द जीएसटी कंपोनेंट। बहुत पहले से ये डाउट चला आ रहा था क्या जीएसटी कंपोनेंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं करना। सर बहुत पहले से, ऐसा क्यों? क्योंकि जीएसटी तो 1 जुलाई से ही पिक्चर में आया। नहीं नहीं, जीएसटी के पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था, तो वहां पर भी ये डाउट होता था क्या सर्विस टैक्स एलिमेंट के ऊपर
सर्विस टैक्स कंपोनेंट के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करना है या नहीं करना। क्लियर है बात समझ में यहाँ तक? तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया और बहुत ही रीजनेबल सर्कुलर है जो ये बोलता है कि यदि जीएसटी कंपोनेंट को सेपरेटली इंडिकेट किया गया है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में टीडीएस इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन द अमाउंट नेट ऑफ जीएसटी। मतलब जीएसटी कंपोनेंट के ऊपर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर है बात समझ में आई? मतलब क्या, पहले आप इसको ऑन बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है। एग्जाम्पल यदि मैं ले लूं तो हमारे पास दो पार्टी है, वन इज अ वीपी एंड अदर वन इज अ मिस्टर एजे। सपोज मिस्टर एजे बीइंग अ प्रोफेशनल वीपीए को बिल रेज कर रहा है। बिल रेज करते हैं, चलिए एक इनवॉइस रेज कर लेते हैं। 10 लाख रुपीस की सर्विस है, 18% जीएसटी चार्ज होता है मुझे। तो 18% जीएसटी मतलब 10 लाख का 18% 1,80,000, टोटल कितना हो गया 11,80,000। मैंने वीपीए को जो बिलिंग की है, जो इनवॉइसिंग की है, दैट वन इज 11,80,000। इन रिटर्न ऑफ वीपीए मुझे क्या करेगा, पेमेंट करेगा। पेमेंट कितने का करेगा? क्या 11,80,000 इंटायर अमाउंट का पेमेंट करेगा? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। क्या पढ़ के रखा है कि देने वाला जब भी देता टीडीएस काट के। यदि टीडीएस काट के वो नहीं देंगे तो उन्हें पीजीबीपी में ये एक्सपेंसेस का डिसअलाउंस लेना पड़ेगा। यस, 30% उनका एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। तो कोई भी क्या अपने एक्सपेंसेस को डिसअलाउड करवाना चाहेगा? नहीं। तो क्या टीडीएस डिडक्ट करेंगे? हाँ जी। अब टीडीएस डिडक्ट करना है, टोटल पेमेंट कितना है 11,80,000। आउट ऑफ 11,80,000 ग्रॉस पेमेंट कितना है 11,80,000। बट पहले मुझे यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा और बैलेंस पेमेंट मुझे मिस्टर एजे को क्या करना पड़ेगा, हैंड ओवर। तो आप मुझे बताइए टीडीएस कितना डिडक्ट करना। क्या टीडीएस 11,80,000 का 10%, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विस है इसलिए 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो क्या 11,80,000 का 10% डिडक्ट करना है या 10 लाख का 10%? मतलब क्या इंक्लूडिंग जीएसटी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा या एक्सक्लूडिंग जीएसटी? तो ऑल ऑफ यू आर अवेयर, थोड़ी देर पहले हमने सीबीडीटी सर्कुलर पढ़ा है जो क्लियरली बोल रहा था कि यदि जीएसटी कंपोनेंट सेपरेटली इंडिकेट किया गया है तो जीएसटी कंपोनेंट के ऊपर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। मतलब जो टीडीएस डिडक्ट करना है दैट इज ऑन नेट ऑफ जीएसटी। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए नेट ऑफ जीएसटी अमाउंट कितना है, 10 लाख। तो मेरा टीडीएस कितने पे डिडक्ट होगा, 10 लाख। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख का टीडीएस डिडक्ट होने के बाद जो फाइनल पेमेंट मुझे किया जाएगा, जो नेट पेमेंट मुझे किया जाएगा, दैट इज 10,80,000। कितने का पेमेंट हो जाएगा, 10,80,000। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है और इंपॉर्टेंट भी है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी जीएसटी कंपोनेंट ऐड करके आपको बिलिंग की गई और जीएसटी का कंपोनेंट सेपरेटली इंडिकेट किया गया है, then TDS going to be applicable irrespective of the provision of TDS only on the net of GST amount and not on the GST component। क्लियर है? जीएसटी के ऊपर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, जो टीडीएस डिडक्ट करना है दैट इज नेट ऑन जीएसटी। ठीक है, क्लियर है? टीडीएस जो डिडक्ट करना है दैट इज नेट ऑफ जीएसटी टीडीएस हमको डिडक्ट करना है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ के नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ये जो टीडीएस डिडक्ट करना है, ये टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब अराइज होगी, व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस। क्या, व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस। तो बेसिकली हमने इन जनरल क्या पढ़ रखा है कि टीडीएस गोइंग टू बी डिडक्ट अर्लियर ऑफ द पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। यही पढ़ा है ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री आपने पास की है या आपने जो पेमेंट किया उसमें से जो भी पहले होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको आपको क्रेडिट टीडीएस डिडक्ट कर लेना। क्या, इन जनरल, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, इन जनरल टीडीएस required to be deducted earlier of the payment or credit in the books of accounts। मीनिंग देयर बाय बुक ऑफ एंट्री, बुक ऑफ अकाउंट्स में आपने जब एंट्री की, एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया, पेमेंट को रिकॉर्ड किया, या एक्चुअल में जो पेमेंट हुआ है वो, दोनों में से जो भी पहले इवेंट होता है उस इवेंट पर आपकी टीडीएस की लायबिलिटी आ जाती है, टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और ये जो टीडीएस आप डिडक्ट करते हैं इसका पेमेंट कब तक हो जाना चाहिए, तो हमने क्या पढ़ा है, महीने के पहले 7 दिन याद रखना, मतलब 7 डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। हाउएवर लास्ट मंथ में अपना अलग हिसाब होता है और उसमें ड्यू डेट क्या है, 30 अप्रैल। हाउएवर मैंने एक वर्ड जो यूज किया वो क्या था, इन जनरल। इन जनरल पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। हाउएवर कुछ केसेस में
गवर्नमेंट क्या बोलती है कि टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। मतलब क्या कि आपको ये चेक करना ही नहीं है कि क्रेडिट कब हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिस जिस मंथ में एक्चुअल में पेमेंट होगा उसी मंथ में आपके टीडीएस को डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। व्हाट आर दैट केसेस? तो पहला केस है सैलरी, second case is nothing but the casual income, third case is compensation on keyman insurance policy or maturity of the life insurance policy, and last is the compensation on compulsory acquisition. In all that four cases you are required to deduct TDS only at the time of payment, मतलब बुक एंट्री का यहाँ पे कोई भी रिलेवेंस नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, मतलब टीडीएस को डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिडक्टर की कब अराइज होती है? इन जनरल पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। हाउएवर इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि इन केस ऑफ सैलरी, कैजुअल इनकम, मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यहां पर एक पॉइंट और मैं ऐड करवाने वाला हूं, बट वो अमेंडमेंट का पार्ट है तो हम बाद में उसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? तो एक बात अब मुझे समझ में आ गई कि टीडीएस डिडक्ट कब करना है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़े। ओके, तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, कुछ केसेस ऐसे गवर्नमेंट ने बताया जिसमें आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्या? टीडीएस आपको डिडक्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ना अभी, ये पॉइंट से रिलेटेड हमने इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा है जब हम आईएफओएस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इफ यू कैन रिकलेक्ट, कि गवर्नमेंट जब हमें इंटरेस्ट पे कर रही थी सॉरी, जब हम गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे कर रहे थे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने कहा था कि टीडीएस नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बिकॉज पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट। वही बात यहां पर मैं आपको से करने वाला हूं कि यदि आपने जो पेमेंट किया हुआ है, क्या यदि आप पेमेंट जो कर रहे हैं, एक्सपेंसेस का जो पेमेंट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को कर रहे हो, मतलब यदि आपका जो डिडक्टी है वो गवर्नमेंट है या आरबीआई है या फिर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है या फिर कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, then in all that cases you are not required to deduct TDS. फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेशनल सर्विस का पेमेंट आपने मुझे किया, आई एम नॉट स्पेसिफाइड पर्सन, इनमें से कोई भी मैं हूं क्या? नहीं हूं, तो क्या मेरे केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा? हाँ जी, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन सेटिस्फाइड। बट यदि प्रोफेशनल सर्विस का पेमेंट आप गवर्नमेंट को कर रहे हैं या आरबीआई को कर रहे हैं तो उस केस में टीडीएस की कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। बैंक यदि इंटरेस्ट का पेमेंट मुझे करेगी तो क्या टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा? यस। बट यदि बैंक टीडीएस का सॉरी इंटरेस्ट का पेमेंट गवर्नमेंट को करती है तो उस केस में टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी क्या? नहीं। तो ये कुछ केसेस है, याद रखो क्या कि गवर्नमेंट, आरबीआई, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को यदि आप पेमेंट करते हैं तो उस केस में आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ टीडीएस। देखो, अब जो आगे हम पढ़ने वाले ना, टीडीएस के वन बाय वन प्रोविजन पढ़ने वाले, बस एक छोटी मोटी और बातें हमारी बची जनरल प्रोविजंस, वो जैसे ही कंप्लीट होते हैं वैसे ही वी विल कम टू द एक्चुअल प्रोविजन ऑफ द टीडीएस जिसमें आपको बताया कि पर्टिकुलर किस सिचुएशन में कितना टीडीएस डिडक्ट होगा और टीडीएस डिडक्ट करने का मोड क्या होगा, कब डिडक्ट करना है, कैसे डिडक्ट करना है। तो बेसिकली जो प्रोविजंस हम पढ़ेंगे टीडीएस के लिए स्पेसिफिकली, दैट इज 192, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, 194E एंड सो ऑन, नंबर्स ऑफ प्रोविजन है। तो वो सारे प्रोविजन में अलग अलग स्पेसिफिक बातें की गई और हर एक प्रोविजन में अलग अलग टीडीएस की रेट भी दी गई है। किसी में आपको 2% दिया गया है, किसी में 1% है, किसी में 5% है, किसी में 10% है, किसी में 20% है, किसी में 30% भी। क्लियर है? अब वो जो टीडीएस की रेट दी गई है, वेदर दैट रेट इज एब्सोल्यूट या दैट रेट इज सब्जेक्ट टू द सरचार्ज एंड सेस। क्या जो टीडीएस, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि कैजुअल इनकम में आपको 30% टीडीएस डिडक्ट करना है, तो क्या 30% में मुझे सरचार्ज और सेस अलग से ऐड करना है या सिर्फ 30% ही डिडक्ट करना है? तो ये डिपेंड करता है कि टीडीएस आप किसका डिडक्ट कर रहे हैं। क्या बोला आपने? सुना? इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं कि टीडीएस आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो रेसिडेंट को कर रहे हैं या नॉन रेसिडेंट को। इन जनरल यदि आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं तो उस सिचुएशन में टीडीएस रेट इज सब्जेक्टेड टू सरचार्ज एज वेल एज
सेस ऑल्सो, मतलब जो रेट दी गई है उसमें आपको सरचार्ज और सेस ऐड करना पड़ेगा। बट यदि आप पेमेंट रेसिडेंट को कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं, रेसिडेंट को, तो उस सिचुएशन में टीडीएस रेट के में आपको कोई भी सरचार्ज और सेस ऐड नहीं करना। हाउएवर इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है एंड दैट एक्सेप्शन इज सैलरी। कहने का मतलब क्या हुआ, whenever payment made to the resident, मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, one is the salary and other one is the other cases में that is in general TDS की रेट एब्सोल्यूट होती है, उस रेट के ऊपर आपको कोई भी सरचार्ज और सेस एप्लीकेबल नहीं करना। मतलब यदि 30% दिया गया तो फ्लैट 30% ही डिडक्ट करना है, 5% दिया है तो फ्लैट 5% ही डिडक्ट करना है, मतलब रेट आर एब्सोल्यूट। बट सैलरी के केस में यू नीड टू एड सरचार्ज एज वेल एज, बोलिए, सेस ऑल्सो, आपको सरचार्ज भी ऐड करना पड़ेगा, सेस को भी ऐड करना पड़ेगा। इवन इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट पेमेंट मेड टू अ नॉन रेसिडेंट ऑल्सो, गवर्नमेंट क्या बोलती है, टीडीएस रेट्स आर सब्जेक्टेड टू सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। HNEC का मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर, क्योंकि नॉन रेसिडेंट को आप पेमेंट कर रहे हो तो उससे टैक्स कलेक्ट कर पाना हमारे लिए इतना इजी नहीं है। एट द सेम टाइम सैलरी, ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि एम्प्लॉय से ऑलमोस्ट मैक्सिमम टैक्स हम टीडीएस के बहाने ले चुके होते हैं, ऑलमोस्ट 99.99% टैक्स बोले तो भी चल जाएगा। तो बाद में यदि एम्प्लॉय रिटर्न फाइल नहीं भी करता तो भी क्या टैक्स गवर्नमेंट का कलेक्ट हो चुका है, यस, दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ने सैलरी के टीडीएस में और इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट टीडीएस रेट सब्जेक्टेड टू सरचार्ज एंड सेस कर दिया। जबकि अदर केसेस में सिर्फ टीडीएस एब्सोल्यूट रेट है, जो रेट दी गई है उसी रेट से डिडक्ट करना है, आपको कोई उसमें सरचार्ज और सेस ऐड करना है क्या, नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। एंड अवर नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द, जनरली क्या होता है कि डिडक्टी नीड टू फर्निश अ पेन, ये पेन फर्निश करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी है मतलब क्या, कि डिडक्टी को अपना पेन डिडक्टर को सबमिट करना पड़ेगा। जो पेई है ही नीड टू सबमिट अ पेन, ठीक है, बात समझ में आ रही है, टू द पेयर। और यदि वो पेन सबमिट नहीं करता, पेन मतलब मैं क्या बातें कर रहा हूं, परमानेंट अकाउंट नंबर, यदि वो पेन सबमिट नहीं करता तो आपकी जो टीडीएस की रेट है दैट विल बी हायर ऑफ द 20% और एक्चुअल टीडीएस रेट, क्या, हायर ऑफ द नोटिफाइड टीडीएस रेट और 20%, whichever is higher। सर ये बातें आखिर कहां लिखी हुई है, तो बेसिकली दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 206A विदाउट एनी ब्रैकेट, ओके। क्या, डिडक्टीज, जैसे हमारे केस में, हमारे एग्जांपल में डिडक्टी कौन था, मिस्टर एजे। यदि मिस्टर एजे पेन सबमिट नहीं करता टू द वीपीए, तो जो रेट एप्लीकेबल होगी टीडीएस की, नॉर्मल रेट क्या थी 10%, तो अब जो रेट एप्लीकेबल होगी 10% और 20%, विचएवर इज हायर। तो कौन सी रेट हायर है, 20%, तो 20% से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। अब सपोज यदि यही केस कैजुअल इनकम का होता और यदि डिडक्टी ने पैन सबमिट नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 30% और 20%, विचएवर इज हायर, मतलब किस रेट से डिडक्ट होगा टीडीएस, 20%, सॉरी 30%, विचएवर इज हायर। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ऑलमोस्ट जितनी भी जनरल प्रोविजंस थे टीडीएस के लेके, कि टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा, कब डिडक्ट करेगा, किस रेट से डिडक्ट करेगा, क्या सरचार्ज और सेस एप्लीकेबल होगा, क्या डिडक्टर को 10 कंपलसरी है, क्या डिडक्टी को पेन सबमिट करना है, यदि वो पेन सबमिट नहीं करेगा तो क्या होगा, किस किस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, डिडक्टर को डिपॉजिट जो टीडीएस डिडक्ट किया वो कब तक डिपॉजिट करना है, क्या रिटर्न फाइल करना है, सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, ऑलमोस्ट जितनी भी जनरल बातें थी वो सारी हमने कर ली। सिर्फ एक पार्ट इसका जो लास्ट बचा हुआ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द कंसिक्वेंसेस। किस बात के कंसिक्वेंसेस, यदि आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करते या फिर डिडक्ट तो करते हैं बट गवर्नमेंट को पे नहीं करते, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस। क्लियर है, मतलब वी आर गोइंग टू डिस्कस पीनल प्रोविजंस। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, पीनल प्रोविजन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, पीनल प्रोविजन में सबसे पहला जो प्रोविजन आ रहा है दैट इज अ सेक्शन 201(1)(a). इन केस ऑफ लेट डिडक्शन यू आर गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट। गवर्नमेंट क्या बोलती है
कि आपको टीडीएस जो डिडक्ट करना था वो कब डिडक्ट कर लेना चाहिए था, इन जनरल एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। आपकी लाइबिलिटी आ गई टीडीएस को डिडक्ट करने की, बट आपने डिडक्ट ही नहीं किया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी टीडीएस को डिडक्ट करने की, लाइबिलिटी अराइज हो चुकी थी, बट आपने यदि डिडक्ट नहीं किया, देन यू आर लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ। कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। कहां से कहां तक? व्हाट इज द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट? तो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट इज नथिंग बट द फ्रॉम द डेट of tax was deductible till the date of tax actually deducted। मतलब जिस दिन डिडक्ट हो जाना चाहिए था वहां से लेके एक्चुअल डेट, एक्चुअली में आपने जब डिडक्ट किया। फॉर एग्जांपल, आई एम मेकिंग अ पेमेंट ऑफ रुपीज, लेट अस अज्यूम दैट 80,000 फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज टू मिस्टर एक्स। कब मैं पेमेंट कर रहा हूँ? 20 अप्रैल को। तो क्या 20 अप्रैल को जिस मूवमेंट में मैंने पेमेंट किया उसी मूवमेंट में मेरी टीडीएस को डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो चुकी थी? यस। बट मैंने वो एक्चुअल में डिडक्ट कब किया? 3 जुलाई को। तो 20 अप्रैल से लेके 3 जुलाई तक अब आपको क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। और इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? ऑन द अमाउंट विच वी नीड टू डिडक्ट। ठीक है, कहां से कहां तक? पहला तो इंटरेस्ट का रेट क्या है? 1% पर मंथ और पार्ट। इन जनरल इस पर्टिकुलर दैट इज प्रोविजंस के ऊपर इन्होंने अभी तक कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा है। फाइनल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी कभी आता है, बट इंटर लेवल पे कभी भी इन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा है। जो आता है वो थ्योरेटिकल आता है, तो हमारे लिए इतना इनफ है। यदि आप बोलेंगे तो फिर मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा। तो इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज अ 1% पर मंथ और पार्ट। ठीक है, कहां से कहां तक? फ्रॉम द डेट ऑफ टैक्स was deductible till the date of tax actually deducted। अब जो सेकंड डिफॉल्ट आ रहा है, दैट सेकंड डिफॉल्ट इज लेट पेमेंट। आप मुझे बताइए, दो केसेस में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहला केस है जिसमें आपने टीडीएस, क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल यू आर नॉट अवेयर रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ टीडीएस, तो आपने टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया, या बिकॉज ऑफ द हैवी शेड्यूल आप टीडीएस को डिडक्ट करना ही भूल गए, और क्योंकि आपने डिडक्ट ही नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट आपने पेमेंट भी नहीं किया। और दूसरा डिफॉल्ट क्या है? आपने डिडक्ट किया, आपको पता था प्रोविजन क्या है, आपकी लाइबिलिटी टीडीएस को डिडक्ट करने की आ चुकी थी, आपने टीडीएस डिडक्ट भी किया, बट गवर्नमेंट को आपने उसे पे नहीं किया। गवर्नमेंट को आपको कब तक पे कर देना चाहिए था? ऑन और बिफोर 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, बट आपने उसे गवर्नमेंट को पे नहीं किया। आप मुझे बस इतना बताइए, दोनों में से कौन सा डिफॉल्ट ज्यादा बड़ा है? आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे? आपके पास दो केसेस हैं। पहला केस तो क्या है आपके पास? पहला केस क्या है कि आपने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, डिडक्ट ही नहीं किया तो आपने बाय डिफॉल्ट पे भी नहीं किया। ठीक है, हाँ जी, पहला केस क्या हो गया? टीडीएस आपने डिडक्ट ही नहीं किया, और जब डिडक्ट ही नहीं किया तो पे भी किया क्या? नहीं। और दूसरा केस क्या है कि टीडीएस डिडक्ट तो किया बट गवर्नमेंट को आपने पे नहीं किया ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। दोनों में से कौन सा डिफॉल्ट आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है? सर दूसरा वाला। दूसरा वाला मतलब क्या? जिसमें हमने टीडीएस डिडक्ट किया, पार्टी का टीडीएस हमने डिडक्ट किया बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया। दिस इज द दिस इज द बिगर डिफॉल्ट। दैट इज द रीजन यहां पर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट जो चार्ज करती है वो कितना करती है? 1.5%। कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा? 1.5%। चलो चेक करते हैं। सो लेट पेमेंट इंटरेस्ट जो चार्ज होगा अंडर सेक्शन 201(1)(a) एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ और पार्ट दे रहा हूं। और पीरियड ऑफ डिफॉल्ट क्या होगा? फ्रॉम द डेट, क्या? फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट टू द गवर्नमेंट। ये जो दो इंटरेस्ट के प्रोविजंस हमने पढ़ा है, दैट इज अ 201(1)(a). वन इज अ लेट डिडक्शन, इसमें 1% पर मंथ के आपको क्या लगेगा? इंटरेस्ट। और यदि आपने डिडक्ट तो कर लिया बट गवर्नमेंट के अकाउंट में पे नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, तो उस सिचुएशन में यू आर लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ और पार्ट दे रहा हूं। क्लियर है यहां तक? लास्ट पार्ट आ रहा है पेनाल्टी। पेनाल्टी मतलब लेट फाइलिंग फी। यदि आपने रिटर्न फाइलिंग में डिफॉल्ट कर दिया, क्या? यदि आपने रिटर्न फाइलिंग में डिफॉल्ट कर दिया, देन यू नीड टू पे पेनाल्टी। लेट फी आपको पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 200 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यू। जब तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तब तक आपको ये लेट फी पे करनी है। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको 31 जुलाई को आपका रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। आपने सपोज 31 जुलाई को पे नहीं, फाइल नहीं किया रिटर्न, 26Q जो है आपने 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया, आपने बाद में फाइल किया, तो 200 पर डे के हिसाब से आपको पेनाल्टी लगी।
जो लेट फी लगेगी वो कितनी लगेगी, 200 रुपीज पर डे। अब सपोज आपने 18th ऑफ अगस्त को पे किया, दैट इज फाइल किया रिटर्न, तो कितने दिन का डिफॉल्ट हो गया, 18 दिन का। 18 दिन इंटू 200 डे, 200 रुपीज पर डे, मतलब क्या हो जाएगा, 3600 रुपीज का यू नीड टू पे लेट फी। हाउएवर that late fee cannot be more than the amount of TDS। मतलब क्या, आपको सपोज इन टोटलिटी जो टीडीएस आपने डिडक्ट किया वही सपोज 1800 ही है इन टोटलिटी, और लेट फी आपको पे करना पड़ रहा है कितना, 3600। तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं, मैक्सिमम टू द टैक्स, जितना टैक्स है उससे ज्यादा कभी भी आपकी लेट फी हो सकती है क्या, नहीं। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम और ऐड कर देते हैं, दैट इज हाउएवर the penalty should not exceed the amount of TDS for which statement was required to be filed। क्लियर है, जिस जिस पर्टिकुलर क्वार्टर का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उसमें जो टोटल टीडीएस का अमाउंट है उससे ज्यादा लेट फी आपको चार्ज की जा सकती है क्या, नहीं। मैक्सिमम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स इन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अच्छा, इसके अलावा ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस जो आ जाएगा, जो हमने इनिशियल लेवल पे पढ़ा था कि इफ यू आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, बट यदि आपने टीडीएस को डिडक्ट नहीं किया या टीडीएस को डिडक्ट तो किया बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो आपको बीइंग अ असेसी, आपको पर्सन इन डिफॉल्ट या असेसी इन डिफॉल्ट कंसीडर कर लिया जाएगा। क्या लिखा है, पढ़िए, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। वेयर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग एंड पेइंग टीडीएस टू द गवर्नमेंट फेल्स टू डू सो। यदि आपको डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या तो आपने डिडक्ट नहीं किया या फिर डिडक्ट किया बट पे नहीं किया, या फिर डिडक्ट एंड पे दोनों ही नहीं किया गवर्नमेंट को, तो ऐसे पर्सन को वी आर deemed to be considered as a assessee in default। क्या, such person shall be deemed to be the assessee in default। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आई कि यहाँ तक, चेक कर लीजिए। अब जाके हमारे ऑलमोस्ट बेसिक जो प्रोविजंस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ सकते हैं क्या, बोलो, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, एक छोटी मोटी जो बातें हैं वो और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वन बाय वन प्रोविजन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। समटाइम क्या होता है कि असेसी जो है, दैट इज ही इज अर्निंग वेरी लिमिटेड इनकम। लेट अस अज्यूम दैट कोई पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम आती है और थोड़ी बहुत डिविडेंड इनकम आती है। एज पर द प्रोविजन ऑफ टीडीएस, इफ यू आर अर्निंग इंटरेस्ट on fixed deposit for more than rupees 10,000, then it is required to deduct TDS। तो बैंक तो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगी, बट ओवरऑल मेरी इनकम इतनी है ही नहीं कि उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़े। तो क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई रेमेडी दी है कि यदि वो डेट इज प्रोविजन को एक्टिवेट करके मेरा टीडीएस डिडक्ट ना हो, या जो टीडीएस डिडक्ट होना है वो कम रेट से डिडक्ट हो? आंसर इज यस। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दैट पार्ट, ठीक है। तो हेडिंग डाल देते हैं, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट लोअर रेट। पहले हम लोअर रेट के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत बार क्या होता है कि टीडीएस की रेट सपोज कितनी दी गई है, 10% दी गई है, या लेट अस 20% दी है, बट एट द इन रियलिटी जब मैं अपनी खुद की एक्चुअल इनकम का कंपटीशन करूंगा तो वो रेट मेरे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, या जो रेट मेरे ऊपर एप्लीकेबल है दैट इज वेरी लेस। तो गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए कोई मुझे ये जो हार्डशिप है, ये हार्डशिप को मिटिगेट करने के लिए कोई रेमेडी दी है? यस, दैट रेमेडी इज लाइज अंडर सेक्शन 197, और वो किससे रिलेटेड बात करता है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट लोअर रेट्स। क्या बोला गया, द रिसिपिएंट ऑफ पेमेंट कैन अप्रोच द असेसिंग ऑफिसर, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, इन एडवांस इन फॉर्म नंबर 13। फॉर्म नंबर कौन सा है, 13, टू गेट एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द पेयर टू रिलीज द पेमेंट विदाउट टीडीएस और विथ लोअर टीडीएस। अब देखो कंसेप्ट एकदम सिंपल है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कोई पर्टिकुलर सर्विस, आपसे कोई पर्टिकुलर सर्विस ली। लेट अस अज्यूम दैट यू आर अ इंटीरियर डेकोरेटर, ओके, और आप मेरे ऑफिस के रिनोवेशन के लिए मुझे सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। ऑफिस के रिनोवेशन के लिए आप सर्विस दे रहे हो, टोटल अमाउंट जो बिल का अमाउंट है टोटल, लेट अस अज्यूम दैट दैट इज अ 1 लाख, और आप मेरे अलावा और किसी को सर्विस नहीं देते, आपकी और कोई दूसरी इनकम भी नहीं है, एंड यू आर सेइंग मी कि अवंती मेरी और कोई दूसरी इनकम नहीं है, मेरी जो इनकम है वो बहुत ही नॉमिनल है, टैक्स लिमिट के विद इन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, टैक्स उसके ऊपर मुझे कोई भी पे नहीं करना पड़ता, तो आप मेरा टीडीएस डिडक्ट मत करो।
even though I am providing professional service, even though 194J is applicable, but also please मेरा TDS डिडक्ट मत करो, इंटायर 1 लाख रुपीज मैं मुझे पे कर दो. अब बीइंग अ डिडक्टर, बीइंग अ पेयर, क्या मैं आपके बातों को एक्सेप्ट कर लूं और विदाउट TDS आपको पेमेंट कर दूं? और यदि मैं ऐसा करता हूं तो क्या इसके कंसिक्वेंसेस होंगे? यस, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? पीजीबीपी में ये जो एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है, तो ये एक्सपेंडिचर मेरा 30% डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब मेरी इनकम मान ली जाएगी और उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा. दूसरा कंसिक्वेंसेस, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो इंटरेस्ट की भी लायबिलिटी आ जाएगी आपकी. आप समझ रहे हैं बात को? तो आप तो मुझे बोल रहा हूं, मैं आपकी बात से एग्री भी कर रहा हूं, बट मुझे भी तो कोई ऑर्डर चाहिए ना. यस, इट्स जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल क्लास में पर्टिकुलर बच्चा, आप सारे बच्चे जो है वो अननेसेसरी नॉइस कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे, उनको बोला जा रहा था चुप हो जाओ चुप हो जाओ, बट वो किसी की बातें नहीं मान रहे थे. आपकी क्लास में प्रिंसिपल सर आए, प्रिंसिपल सर ने एक पर्टिकुलर बंदे को अपॉइंट कर दिया एज अ मॉनिटर और बोला अब यदि कोई हल्ला करता है तो आप मेरे पास ले आना. वो बंदे ने जैसे ही बोला अब पिन ड्रॉप साइलेंस होना, तो किसी की भी आवाज नहीं निकली. क्यों? बिकॉज ही इज हैविंग अथॉरिटी. तो यदि आप असेसिंग ऑफिसर से ऑर्डर ले आते हो और मुझे वो ऑर्डर डिलीवर कर देते हो कि यस असेसिंग ऑफिसर ने परमिट किया है फॉर नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस और फॉर लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस, तो क्या अब मेरे पास एविडेंस है? क्या अब मेरे पास एओ की सपोर्टिंग है? यस. तो वेदर वी कैन बोलो, वी कैन release a payment without making a TDS, without deducting a TDS, or deducting a TDS but lower rate. क्लियर है बात? समझ में आई? तो क्या यदि आप नो टीडीएस, यदि आप कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करवाना चाहते या फिर लोअर रेट से टीडीएस डिडक्ट करवाना चाहते हो बिकॉज आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है या स्लाइटली ज्यादा है और इनकम टैक्स की लायबिलिटी बहुत कम आती है, तो उस सिचुएशन में यू कैन अप्रोच टू असेसिंग ऑफिसर इन फॉर्म नंबर 13. और वो फॉर्म नंबर 13 इन टर्न असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? आपको ऑर्डर पास करेगा. किसको? डिडक्टर को. और वो डिडक्टर उस ऑर्डर के बेसिस पे आपको पेमेंट रिलीज करेगा, या तो विदाउट मेकिंग अ टीडीएस, विदाउट डिडक्टिंग अ टीडीएस, और डिडक्टिंग अ टीडीएस विद लोअर रेट. ठीक है? ये बेनिफिट, ये जो आपसे मैं बातें कर रहा हूं, ये बेनिफिट आप किस किस प्रोविजन के लिए एक्टिवेट कर सकते हो, किस किस प्रोविजन के लिए लिया जा सकता है. तो बेनिफिट ऑफ सेक्शन 197 can be availed by the recipient in respect of all the payments except 194B, 194BB, 194E and 194IA. नो नीड टू वरी, ये प्रोविजंस हम अब पढ़ने ही वाले हैं, जब पढ़ेंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा. बट दो प्रोविजन तो आपको सुने सुने लग रहे होंगे, और वो दो प्रोविजंस कौन कौन से हैं? वन इज अ 194B, अनदर वन इज अ 194BB. ये दोनों प्रोविजन जो है वो किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू द कैजुअल इनकम. ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि कैजुअल इनकम से रिलेटेड कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता. इट्स अ टच मी नॉट इनकम. दैट इज द रीजन, इवन दो कैजुअल इनकम आपने कमाई है और कोई दूसरी आपकी इनकम नहीं है, बट ऑल्सो टीडीएस डिडक्ट होगा क्या? यस. इसके लिए आपको कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है. सॉरी, समझ में आया क्या? तो 194E क्या है वो देखेंगे, 194IA भी देखेंगे. तो इन चारों प्रोविजन को छोड़ के बाकी सारे प्रोविजन के लिए यू कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ फॉर्म 13, जिसमें आपका टीडीएस जो है वो लोअर रेट से डिडक्ट होगा या फिर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा. क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात कि इस फॉर्म 13 में डिडक्टी को अपना पेन कोट करना कंपलसरी है. ठीक है? तो इट इज मैंडेटरी फॉर द रेसिपिएंट टू फर्निश अ पेन. अच्छा, एक और सेल्फ डिक्लेरेशन भी होता है. इसके अलावा एक और रेमेडी दी है गवर्नमेंट ने. देखो, ये जो पहला सेक्शन 197 हमने पढ़ा, इसमें रेमेडी तो दी, बट दैट रेमेडी इज सब्जेक्टेड टू द ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर. और इन रियलिटी क्या होता है, यू नो, आजकल असेसिंग ऑफिसर ने इस तरीके से ऑर्डर देना ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कम कर दिया, बंद कर दिया. तो आपको रेमेडी का कोई बेनिफिट मिलने वाला ही नहीं. और हर एक केस में असेसिंग ऑफिसर को अप्रोच करना, वो भी खाली पीली बंदा नहीं है ना, उसके पास भी बहुत बर्डन है. तो हर एक केस में उसे अप्रोच करना ये भी ठीक नहीं है. तो क्या इसका और कोई भी अल्टरनेटिव है? तो गवर्नमेंट ने कुछ केसेस में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर नॉन डिडक्टिंग टीडीएस का प्रोविजन लाया है. दैट इज 197A, विच इज रिलेटेड टू फॉर्म नंबर 15G एंड 15H. क्लियर है? अब ये प्रोविजन क्या बोलता है, चलिए देखते हैं. प्रोविजन क्या बोलता है? सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर नॉन डिडक्टिंग.
इफ द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल और एचयूएफ, मतलब ये जो प्रोविजन है वो सिर्फ किसके लिए दिया गया है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। यदि किसी भी इंडिविजुअल और एचयूएफ की जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है नील है, तो उस सिचुएशन में ही कैन फर्निश अ सेल्फ डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 15G फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स। वो डिडक्टी क्या करेगा, डिडक्टर को एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 15G फर्निश करेगा फॉर नॉन डिडक्टिंग टीडीएस, और दिस प्रोविजन कैन बी अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ 192A, 193, 194, 194A, 194D, DA and 194I, provided aggregate amount of payment covered under this section does not exceed the basic exemption limit, that is a 2,50,000, 3 lakh and 5 lakh। ये प्रोविजन कौन से हैं, एक अब जो हम पढ़ना चालू करेंगे तो वहां पे कवर हो जाएंगे, तो वापस से हम यहाँ पर एक बार आके ये प्रोविजंस को हम रीचेक करेंगे। बात समझ में आएगी यहाँ तक, क्लियर है? तो 15G आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, सो दैट आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो। However, if you are a senior citizen, then you can submit a form number 15H even if the payment amount exceed the basic exemption limit। तो सीनियर सिटीजन को हमने एडिशनल बेनिफिट दिया है कि इवन दो आपका जो आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, बट आपकी जो टैक्स लायबिलिटी यदि वो निल है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी यू कैन गो फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस विद द फॉर्म नंबर 15H। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आई यहाँ तक? होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन है तो आपकी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो 3 लाख है, बट ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ द रिबेट। रिबेट का बेनिफिट भी दिया है। अब बंदे की इनकम जो है, सीनियर सिटीजन है, इनकम जो है 4,80,000 है, तो क्या टीडीएस की रिक्वायरमेंट आएगी? बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है, यस, बेसिक एग्जाम्पशन से आपकी इनकम ज्यादा है, तो जो यदि इंटरेस्ट आपको पे किया जा रहा है तो 10,000 से ज्यादा केसेस में इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। बट बीइंग अ इंडिविजुअल, मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरा टीडीएस डिडक्ट ना हो, क्योंकि मेरी इनकम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है या बहुत ही कम क्वांटम है, जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी भी क्या आ रही, नील आ रही है, सिर्फ 4,80,000 रही है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सीनियर सिटीजन, इवन दो आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है, बट ऑल्सो आई कैन फाइल अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 15H टू द डिडक्टर, सो डेट वो मेरा टीडीएस डिडक्ट ना करे। बट ये एक्टिवेट तभी होगा जब आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है। क्लियर है? ये प्रोविजन को फॉर अ टाइम बिंग मैं अभी यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हम इसको सारे प्रोविजन पढ़ने के बाद वन मोर टाइम एक बार और हम इसको चेक करेंगे, ठीक है? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द टीडीएस, बट हम इसे पीजीबीपी में पढ़ेंगे, सेक्शन 44AB। ये 44AB क्या है? 44AB इज रिलेटेड टू द टैक्स ऑडिट, कि एक पर्टिकुलर पर्सन को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल कब होता है। तो यदि इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, देन tax audit is going to be applicable if your turnover is exceeding rupees 1 crore, and if you are running a profession, then tax audit is again applicable if your gross receipt is more than 50 lakh during the preceding financial year, during the previous year। क्लियर है? वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नॉट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। ओके, इसके डिटेल में हम कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, पीजीबीपी में, इसलिए मैं इसको बॉक्स में बंद भी कर देता हूँ। ये यहाँ का पार्ट नहीं है, बट आगे के प्रोविजन पढ़ने में हमें इसकी हेल्प लगेगी, इसलिए हम यहाँ पर लिख के रख ले रहे हैं कि टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है, जनरली आपने सुना होगा। और ये टैक्स ऑडिट करता कौन है? चार्टेड अकाउंटेंट। ये हमारा फोटे है बेटा, फोटे मतलब टैक्स ऑडिट में सीएस और सीडब्ल्यूए दोनों को एंट्री नहीं दी गई है, टैक्स ऑडिट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सीए ही कर सकता है एज ऑफ नाउ, ठीक है? तो टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत कब पड़ेगी? व्हेन यू आर हैविंग अ बिजनेस इनकम एंड योर टर्नओवर इज मोर देन रुपीज 1 करोड़ ड्यूरिंग द पर्टिकुलर करंट ईयर, पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, तो आपको टैक्स ऑडिट क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल। और टैक्स ऑडिट को मैं टीए से डिनोट करूंगा, ओके? एंड इफ यू आर रनिंग अ प्रोफेशन एंड योर ग्रॉस रिसिप्ट इज मोर देन 50 लाख during the previous year, then also tax audit is applicable। क्लियर है? यहां तक जितने भी बेसिक प्रोविजन थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, एंड नाउ वन बाय वन अब टीडीएस के एक्चुअल प्रोविजंस हम देखने जा रहे हैं कि टीडीएस कब एप्लीकेबल होगा, किस रेट से आपको डिडक्ट करना है और कब डिडक्ट करना है, ठीक है? पढ़ना स्टार्ट करें। सो गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न
प्रोविजन ऑफ टीडीएस वन बाय वन। प्रोविजन जो हम पढ़ रहे हैं जनरली, जैसा बच्चे पढ़ते हैं जनरली, टीडीएस का चैप्टर उनका हार्डली 10 मिनट का होता है, एडवांस टैक्स भी 10 मिनट, टीडीएस का चैप्टर भी ऑलमोस्ट 10 मिनट का ही होता है। और वो प्रोविजन वाइज पहले 192 पढ़ते हैं, फिर 193, 194, फिर सीरीज में पढ़ते हैं। हम वैसा नहीं कर रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंगली जैसा कंफर्टेबल होता है उस तरीके से हम पढ़ेंगे, सो दैट आपको वो रिकलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना जाए और सारी बातें समझ में आए। और हर प्रोविजन का डिटेल एनालिसिस भी हम करते चलेंगे, सो दैट इवन आर्टिकलशिप में भी जब आपको ये बातें की जाएगी तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि बेसिकली प्रोविजन कैसे अप्लाई करना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एकेडमिक पर्पस एज वेल एज रियल लाइफ पर्पस। क्लियर है? आर्टिकलशिप के दौरान आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा यूज होगा। अब यदि वन बाय वन प्रोविजंस पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो प्रोविजन आ रहा है, दैट प्रोविजन इज नथिंग बट द सेक्शन 194 बी एंड 194 बी बी। ये वो प्रोविजन है जो हमने इसके पहले कहीं ना कहीं सुने हैं। कहाँ सुने हैं? जब हम आईएफओएस पढ़ रहे थे तो कैजुअल इनकम पढ़ते समय हमने दो प्रोविजन पढ़ा था, वन इज 194 बी एंड अदर वन इज 194 बी बी। बोथ आर रिलेटेड टू द कैजुअल इनकम। दोनों के दोनों प्रोविजन जो है वो किससे रिलेटेड है? कैजुअल इनकम। एंड इफ योर कैजुअल इनकम इज मोर देन 10,000, कितने से ज्यादा है? इफ यू आर गेटिंग अ कैजुअल इनकम फॉर मोर देन 10,000, जो कैजुअल विनिंग अमाउंट है, कैजुअल इनकम का जो विनिंग अमाउंट है, यदि वो 10,000 से ज्यादा है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ, एवरीवन बोलिए, फ्लैट 30%। टीडीएस जो रेट है, टीडीएस का जो रेट है वो 30%। पहले दो प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं, वन इज अ 194 बी एंड अदर वन इज अ 194 बीबी। सर अलग अलग क्या है इसमें? एक प्रोविजन जो है 194 बी, इट इज फॉर अदर कैजुअल इनकम, और 194 बीबी जो दूसरा प्रोविजन, इट इज फॉर हाउस सॉरी हॉर्स विनिंग रेस, दैट इज विनिंग अमाउंट फ्रॉम द हॉर्स रेस। क्लियर है? अर्लियर डेज में क्या होता था, दोनों की लिमिट जो होती थी वो अलग अलग थी, इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन भी क्या करके रखा था, अलग अलग बना के रखा था। बट एज ऑफ नाउ, आज की डेट में यदि हम बात करें तो दोनों की लिमिट जो है वो गवर्नमेंट ने एट पार ला दी है, मतलब 10,000 ही कर दी है। तो यू नीड नॉट टू वरी। तो एक एक करके वन बाय वन प्रोविजन को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला प्रोविजन आ रहा है 194 बी। 194 बी क्या बोलता है? 194 बी बोलता है, इफ एनी पर्सन, क्या? इफ एनी पर्सन पेइंग विनिंग अमाउंट टू एनी पर्सन। और ये जो डिडक्टी कैन बी रेसिडेंट, कैन बी नॉन रेसिडेंट, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। वापस से सेक्शन 194 बी पढ़ा जा रहा है। 194 बी सिंपली क्या बोलता है? इफ एनी पर्सन, इफ एनी पर्सन पेइंग कैजुअल विनिंग अमाउंट टू एनी पर्सन, any person who is a resident or non-resident as the case may be, and if that casual winning amount is more than 10,000, यदि वो जो विनिंग अमाउंट दिया जा रहा है यदि वो 10,000 से ज्यादा है, then deductor is required to deduct TDS at the rate of flat 30%। किस रेट से डिडक्ट करना पड़ेगा? at the rate of 30%। और ये TDS डिडक्ट कब होगा? ये टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगी? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कब आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये तो आपको पता है ना, हमने पढ़ा है कि कुछ केसेस में टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली। तो यहाँ क्या उस केसेस में कैजुअल इनकम भी हुआ करता था? यस। तो यहाँ पर भी जो आपको डिडक्ट करना है टीडीएस, वो कब डिडक्ट करना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और इसके लिए आपको कोई रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगा। रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा मतलब क्या? यू कैन नॉट अप्लाई 15G, 15H या फॉर्म नंबर 13। आपको यदि याद होगा तो वहां पे क्लियरली लिखा था सेक्शन 194 बी के लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? तो 194 बी सिंपली क्या बोलता है? व्हेनेवर एनी पर्सन पेइंग कैजुअल अमाउंट टू एनी पर्सन एंड इफ दैट अमाउंट इज मोर देन 10,000 देन यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 30%, फ्लैट 30% एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट। इसी का रेप्लिका है 194 बीबी। 194 बीबी क्या बोलता है? व्हेनेवर एनी पर्सन इज पेइंग हॉर्स विनिंग, क्या? whenever any person paying is horse winning to the any person, whether that any person is a resident or non-resident, and if that winning amount is more than 10,000 then you are required to deduct TDS at the rate of 30% at the time of actual payment। क्लियर है? दो छोटे छोटे से प्रोविजन पढ़े हैं, ज्यादा कुछ यहाँ पे अभी हमने पढ़ा नहीं है, एकदम छोटे छोटे से प्रोविजन है। जो प्रोविजन बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? 194 बी और बीबी के। हाँ जी, जो प्रोविजन बोल रहे हैं दैट इज टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ 194 बी एंड 194 बीबी। बोथ आर रिलेटेड टू द कैजुअल इनकम। If that casual income is more than 10,000 then you are required to deduct TDS at the rate of flat 30% at the time of actual payment, at the time of actual payment। क्लियर है यहाँ तक?
इन केस यदि आप दोनों को सेपरेट सेपरेट, वैसे तो स्पेसिफिक का प्रोविजन है तो सेपरेट सेपरेट याद रखना चाहिए, बट याद नहीं भी रखते तो एटलीस्ट इतना तो याद रखना, whenever we are paying casual income and if that amount is more than 10,000 then flat 30% required to deduct TDS at the time of payment. क्लियर है? क्या अब इसमें कुछ और टेक्निकल एनालिसिस में आपको करवाऊं? चलिए ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे आप केबीसी में गए तो केबीसी में इन जनरल आपको जो अमाउंट मिलता है दैट अमाउंट इज इन कैश। सपोज 1 लाख का आपको विनिंग अमाउंट मिला, तो क्या विनिंग अमाउंट इज मोर देन 10,000? यस। तो क्या टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी? यस। कितने परसेंट से टीडीएस डिडक्ट करना है? 30%, तो 30,000 आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। व्हाट इफ विनिंग अमाउंट इज इन काइंड? क्या व्हाट इफ विनिंग अमाउंट इज इन काइंड? यदि इन काइंड आपको विनिंग अमाउंट मिल रहा है देन व्हाट विल बी द प्रोविजन? तो प्रोविजन क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रॉर्डनरी केसेस है, बट हाँ हम डिस्कस कर लेते हैं सो दैट यदि एग्जाम में आएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। क्या बोला जा रहा है? वेयर द विनिंग आर इन काइंड, यदि जो विनिंग अमाउंट है वो इन काइंड है देन द पर्सन गिविंग द प्राइस शुड फर्स्ट डिडक्ट द एप्लीकेबल अमाउंट ऑफ टीडीएस एंड देयर आफ्टर रिलीज द प्राइस। कहने का मतलब क्या है, आपने लॉटरी परचेस की, फर्स्ट विनिंग अमाउंट था ऑडी, ऑडी थी, ऑडी 40 लाख की ऑडी फर्स्ट प्राइस था, वो लॉटरी आपकी लग गई। लग गई मतलब लॉटरी लग गई। लॉटरी का, लॉटरी में फर्स्ट प्राइस क्या था? ऑडी। अब वो आपको ऑडी दिया जा रहा है। इससे पहले कि वो ऑडी जो इन काइंड प्राइस था वो आपको दिया जाए, आपसे बोला गया यू नीड टू डिपॉजिट 30% ऑफ द एफएमवी ऑफ द फर्स्ट प्राइस। अब जो कार दी जा रही थी उसकी प्राइस जो एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 40 लाख थी, तो 40 लाख का 30% होता है 12 लाख, तो आपको पहले 12 लाख डिपॉजिट करना पड़ेगा टीडीएस अमाउंट, और उसके बाद वो कार रिलीज की जाएगी। क्लियर है? अब इसमें भी ना दो मोड होते हैं, दो मोड होते हैं मतलब क्या, बहुत बार एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो हमने लॉटरी ऑर्गेनाइज की या जो भी प्राइज या कंपटीशन हमने ऑर्गेनाइज किया उसके टर्म्स में हम लिख देते हैं कि टीडीएस जो है वो बियर करेगा कौन? डिडक्टी। या कभी कभी हम ऐसा भी लिखते हैं कि टीडीएस इज बोर्न बाय द डिडक्टर। तो दोनों केसेस में क्या डिफरेंस होगा ये बातें अब हमें डिस्कस करनी है। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ओके, तो गैस हमने क्विज कंपटीशन रखा हुआ है, और बेसिकली वो जो क्विज कंपटीशन है उसमें हमारी और आपकी सबकी प्रिय आलिया भट्ट जी ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और आलिया जी को बेस्ट प्राइज उसमें मिला, डेट इज एडवांस टॉय डोरेमोन का मिला है वर्थ ऑफ ₹3 लाख। एकदम सिंपल था, क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, फर्स्ट प्राइज जो उसमें था डोरेमोन का एडवांस टॉय था, और आलिया जी ने वो पर्टिकुलर क्विज कंपटीशन जीत लिया है, और उन्हें विनिंग विनिंग जो प्राइज है वो दिया जा रहा है डोरेमोन का एडवांस टॉय वर्थ ऑफ ₹3 लाख। ओके, अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो क्या है कि यदि टीडीएस का जो अमाउंट है विनर से रिकवर किया जाएगा तब तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका जो प्राइस है इन काइंड उसकी वैल्यू कितनी है? 3 लाख। स्ट्रेट अवे 3 लाख का 30% दैट इज अ 90,000 टीडीएस आप कलेक्ट करिए आलिया जी से और पे कर दीजिए गवर्नमेंट को। ठीक है? क्या अमाउंट ऑफ टीडीएस वुड बी कैलकुलेटेड टेकिंग द वैल्यू ऑफ प्राइस गिवन इन काइंड एज एज द बेसिस। इसका मतलब आपके प्राइस की वैल्यू कितनी थी? 3 लाख। 3 लाख का 30% सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए, 90,000 विल बिकम योर टीडीएस, और ये 90,000 आप आलिया जी से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दीजिए और टॉयज उनको दे दीजिए। क्लियर है? सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि जब हमने क्विज कंपटीशन अनाउंस किया तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन में हमने लिख दिया था कि इवन टीडीएस अमाउंट इज बोर्न बाय द ऑर्गेनाइजर। तो यदि टीडीएस अमाउंट जो है वो विनर से रिकवर नहीं किया जा रहा तो उस सिचुएशन में कैन वी से दैट ऑर्गेनाइजर इज गिविंग एडिशनल बेनिफिट। देखो 3 लाख का तो आपको टॉय दिया जा रहा है, साथ में आपके टीडीएस, क्योंकि टीडीएस का बेनिफिट तो विनर को ही मिलेगा अल्टीमेटली। भले ही टीडीएस का अमाउंट आज मैं पे कर दूं, बट क्या वो टीडीएस का क्रेडिट जो है, क्योंकि मैं किसके बिहाफ में पे करूंगा? मिस आलिया के बिहाफ में, तो क्या उसका बेनिफिट भी आलिया को ही मिलने वाला है? यस। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि यदि अमाउंट विनर से रिकवर नहीं किया जा रहा, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप 3 लाख का टॉयज दे रहे हो उसके साथ साथ आप एडिशनल बेनिफिट भी दे रहे हो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। तो ये 3 लाख का जो प्राइस है इसको आप इंक्लूडिंग टीडीएस मत मानिए, आप इससे क्या करो, एक्स दैट इज एक्सक्लूडिंग टीडीएस मान लो, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू द 70%।
क्लियर है? तो द सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्राइस एंड द टीडीएस अमाउंट वुड बिकम द विनिंग्स। जो टीडीएस अमाउंट आपके बिहाफ में ऑर्गेनाइजर पे कर रहा है उसे भी आपका प्राइज मनी मान लिया जाएगा। क्लियर है? तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टीडीएस कैलकुलेट कैसे होगा? तो सिंपली जो 3 लाख दिया गया, इसका मतलब वो 3 लाख, देखो होता क्या है जनरली, प्राइज मनी प्लस टीडीएस इज इक्वल टू 100। टीडीएस का अमाउंट कितना है 30, तो प्राइज मनी 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 100%। तो जो 3 लाख है इट इज इक्वल टू 70%। तो मैं क्या करूंगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 70% इनटू 30%। तो अब आपका जो टीडीएस अमाउंट आएगा दैट इज स्लाइटली मोर एंड द टीडीएस अमाउंट इज 1,28,571.42 and this much amount you need to pay to the government। क्लियर है? जितनी टेक्निकल बातें हो सकती थी वो सारी मैंने आपके सामने कर ली है। देखो यदि कैश विनिंग अमाउंट मिल रहा है तो उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट व्हेनेवर वी आर गेटिंग अ अमाउंट प्राइस इन काइंड, तो उस सिचुएशन में यू नीड टू चेक कि टीडीएस रिकवर्ड बाय द रिकवर्ड फ्रॉम द विनर है या नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द विनर। यदि विनर से हम रिकवर कर रहे हैं तब तो एकदम स्ट्रेट अवे आप क्या करिएगा, सिंपली जो अमाउंट है उस पर्टिकुलर विनिंग प्राइस का मल्टीप्लाई बाय 30%। बट यदि रिकवर नहीं किया जा रहा तो टीडीएस अमाउंट को भी प्राइस में इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब क्या, जो भी प्राइस होगा उसको इक्विवेलेंट टू क्या मानना पड़ेगा, 70% मल्टीप्लाई बाय 30%, देन यू विल कम अक्रॉस द टीडीएस। क्लियर है? यहां तक भाषण में आ गई। तो नाउ वी आर गोइंग टू द न्यू प्रोविजन। ओके, और जो नेक्स्ट प्रोविजन हम पढ़ने जा रहे हैं, अगेन 3 प्रोविजन हम एक साथ पढ़ने वाले हैं एंड ऑल प्रोविजंस आर रिलेटेड टू कमीशन। 194D, 194G एंड 194H, जो 3 प्रोविजन हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटेड टू द कमीशन एंड ब्रोकरेज। फर्स्ट प्रोविजन जो हमारा है दैट इज 194D, डी फॉर दलाली, 194G, G फॉर जुआ, एंड 194H एंड 194H फॉर अगेन हराम की कमाई, दैट इज अ दलाली। Don't take it otherwise. Okay, it's just for the purpose of remembering the provision, not for hurting anyone's emotion. 194D, 194G and 194H all are related to the commission. Basically 194G जो है ये लॉटरी टिकट्स के कमीशन की बात करता है, 194D इंश्योरेंस कमीशन की बात करता है, और 194H जो है अदर कमीशन और ब्रोकरेज की बात करता है। बट तीनों प्रोविजन को साथ पढ़ने का लॉजिक क्या है, बिकॉज तीनों ही प्रोविजन कमीशन से डील करते हैं और तीनों ही प्रोविजन में जो लिमिट दी गई है और जो टैक्स टीडीएस रेट दी गई है बोथ वन एंड द सेम। मतलब क्या, इफ यू आर गेटिंग अ कमीशन फॉर मोर देन 15,000 इन अ ईयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, then you are required to deduct TDS at the rate of 5%. क्या, if you are paying a commission to any person for more than rupees 15,000 during the financial year, then you are required to deduct TDS at the rate of 5%. सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर सीरीज में 194G पढ़ेंगे, फिर D पढ़ेंगे और लास्ट में हम जो प्रोविजन पढ़ने वाले हैं वो H है। क्लियर है? पढ़ना स्टार्ट करें। 194G, 194G क्या बोलता है, G फॉर जुआ। जुआ मतलब ये वाली जुआ की हम बात नहीं कर रहे, जो सर में जुआ है उसकी बात नहीं कर रहे, जुआ मतलब लॉटरी। किसकी बात कर रहे हैं, लॉटरी। इफ यू आर लॉटरी मतलब लॉटरी टिकट्स। ओके, तो 194G याद कैसे रखना है, G फॉर जुआ। इफ एनी पर्सन पेइंग अ कमीशन और लॉटरी, क्या, पेइंग अ कमीशन ऑन लॉटरी टिकट्स रादर ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स टू एनी पर्सन। अब वो एनी पर्सन मतलब क्या, इट कैन बी स्टॉकिस्ट, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटर। If any person paying commission on sale of lottery tickets to stockist or distributor, and if that commission is more than rupees 15,000 during the financial year, यदि वो जो कमीशन पे किया जा रहा है, ब्रोकरेज पे किया जा रहा है, यदि वो 15,000 से ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 5%। कितने रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है, 5%। अब मुझे ये बताइए, जो टीडीएस डिडक्ट करना है, ये डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगी? तो टीडीएस हमें डिडक्ट करना है ऑन और बिफोर, सॉरी नॉट ऑन और बिफोर, अर्लियर ऑफ द पेमेंट और क्रेडिट। क्लियर है? क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अर्लियर ऑफ द पेमेंट और क्रेडिट, दैट इज टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर।
तो 194G समझ में आया, एकदम आसान था 194G। 194G क्या बोलता है बेसिकली, 194G रिलेटेड टू द कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। याद कैसे रखना है, जी फॉर जुआ, जुआ मतलब लॉटरी। ओके, याद रखने के पर्पस के लिए, दैट्स इट। इफ एनी पर्सन पेइंग कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स टू स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर, that stockist or distributor can be resident, can be non-resident, and if that commission is more than 15,000 in a year, then TDS required to be deducted earlier of the time of credit or payment at the rate of flat 5%, at the rate of flat 5%। clear है? now next provision जो आ रहा है, that is 194D, D for दलाली। किसकी दलाली, दलाली मतलब क्या होता है बेटा, ब्रोकरेज। किसकी, सॉरी, कमीशन। कमीशन किसका, कमीशन इंश्योरेंस कमीशन। अब ये प्रोविजन क्या बोलता है, इफ एनी पर्सन पेइंग कमीशन टू एनी पर्सन, और कौन सा कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन। क्या, इफ एनी पर्सन पेइंग इंश्योरेंस कमीशन टू एनी पर्सन एंड दैट डिडक्टी, जो एनी पर्सन दैट शुड बी अ रेसिडेंट, यदि आपका डिडक्टी नॉन रेसिडेंट है तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन अट्रैक्ट होगा क्या, नहीं बेटा। प्रोविजंस आर वेरी स्पेसिफिक, हर जगह स्पेसिफिकली बताया गया कि डिडक्टर कौन होना चाहिए, डिडक्टी कौन होना चाहिए। तो 194D क्या बोलता है कि इफ एनी पर्सन पेइंग इंश्योरेंस कमीशन टू रेसिडेंट पर्सन, इसका मतलब यदि नॉन रेसिडेंट को आप कमीशन पे कर रहे हो तो ये प्रोविजन अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं। अब ये जो एनी पर्सन है, ये कौन होता है, जनरली इट इज इंश्योरेंस कंपनी। कौन होता है, जनरली इंश्योरेंस कंपनी। और जो डिडक्टी है वो कौन होता होगा, इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस कंपनी जो कमीशन पे करती है वो किसको पे करती है, इंश्योरेंस एजेंट को। यदि ये कमीशन जो पे किया जा रहा है, इफ इट इज मोर देन 15,000 इन अ ईयर, देन यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ फ्लैट 5%। टीडीएस कितने रेट से डिडक्ट करना पड़ेगा, 5%। और कब डिडक्ट करना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। समझ में आया क्या, एकदम सिंपल सा प्रोविजन था 194D। दो प्रोविजन हमने अगेन अभी कभी कवर किया है, 194G एंड 194D। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन आ रहा है 194H। ठीक है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन G एंड D। 194H, H फॉर कैसे याद रखना है, हराम की कमाई, विदाउट हर्टिंग एनीवन्स इमोशन। सिर्फ याद करने के पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूँ। एच फॉर कैसे याद रखना, हराम की कमाई, डेट इज अ ब्रोकरेज। ठीक है, जनरली आपने जो आपके घर में बड़े होते हैं उनसे पूछा होगा, सुना होगा कि जनरली जो ब्रोकरेज या कमीशन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल्सो डेट इज गुड इनकम, बट वो ब्रोकरेज को जनरली ऐसा बोल दिया जाता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, तो उसी को हमने याद करने के पर्पज के लिए यूज कर लिया, डेट इज एच फॉर हराम की कमाई। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, बात समझ में आई क्या, ओके। कमाई का ई भी देखो कहाँ जा रहा है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, प्रोविजन को ध्यान देखते हैं। प्रोविजन क्या बोलता है 194H का, whenever any person, whenever any person being a individual HUF to whom tax audit is applicable। बेटा प्रोविजन को ध्यान से सुनो, प्रोविजन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बाकी सबसे अब अलग है। अब नई बातें होना स्टार्ट हो चुकी, क्या, इफ एनी पर्सन being a individual or HUF to whom tax audit is applicable or any other than the individual or HUF। मतलब यहां पर आपको ये भी बताया गया कि डिडक्टर कौन होना चाहिए, मतलब ये प्रोविजन हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। यू नीड टू चेक कि डिडक्टर कौन है और उस बेसिस पे प्रोविजन क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया, एनी पर्सन, दैट एनी पर्सन शुड बी इंडिविजुअल, दैट एनी पर्सन कैन बी इंडिविजुअल और एचयूएफ एंड दैट कैन बी अ अदर। बट यदि वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो वी नीड टू चेक क्या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उस इंडिविजुअल और एचयूएफ को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल था या नहीं था। अब ये कैसे चेक करेंगे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल था या नहीं था, तो ये हम ऑलरेडी 44AB का प्रोविजन दैट इज लिमिटेड पर्पस के लिए देख चुके हैं। तो यदि उस इंडिविजुअल और एचयूएफ को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, क्या, यदि उस इंडिविजुअल और एचयूएफ को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, देन ओनली ही इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। और यदि इंडिविजुअल एचयूएफ को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, तो उसे टीडीएस की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। बट ये जो टैक्स ऑडिट वाला पॉइंट है, दिस इज एसोसिएटेड ओनली विद द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इसका मतलब यदि अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो चाहे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो या टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल ना हो, इन बोथ द केसेस दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। क्लियर है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इन केस ऑफ 194H, इफ एनी पर्सन, कौन एनी पर्सन कौन है, दैट इज अ डिडक्टर। डिडक्टर कैन बी अ
individual, can be a HUF, can be a any other person. बट इफ ही इज अ इंडिविजुअल और HUF, तो मुझे चेक करना पड़ेगा एडिशनल कंडीशन, क्या उसे टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी थी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इफ यस, देन ओनली ही इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS, अदरवाइज 194H का प्रोविजन उसको एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब क्या, डिडक्टर बीइंग अ इंडिविजुअल और HUF टू whom tax audit is applicable or any other person other than the individual HUF। तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि पहले तो सबसे पहले ये चेक करो कि डिडक्टर यदि इंडिविजुअल HUF है तो ये चेक करेंगे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो TDS रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। बट यदि टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। बट अदर देन इंडिविजुअल HUF है तो चाहे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो या ना हो, इन बोथ द केसेस यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। क्लियर है? वापस से रिपीट करें। चलिए, क्या बोल रहा है प्रोविजन? प्रोविजन एकदम सिंपल सा है, डिडक्टर इंडिविजुअल और HUF है तो उसे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, देन ओनली इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। और अदर देन इंडिविजुअल HUF है तो कोई भी हो, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो या ना हो, इन बोथ द केसेस रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। क्लियर है यहां तक? इफ एनी पर्सन, दैट इज अ, यदि डिडक्टर कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता है एंड इफ ही इज पेइंग कमीशन और ब्रोकरेज टू एनी रेसिडेंट पर्सन, अगेन डिडक्टी को भी आपको चेक करना पड़ेगा, यदि डिडक्टी नॉन रेसिडेंट है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं होगा। ध्यान से सुन रहे हो ना, डिडक्टी भी क्या होना चाहिए, रेसिडेंट। क्लियर है? in that particular situation, if that brokerage or commission during the financial year is more than rupees 15,000, then deductor is required to deduct TDS at the rate of 5% earlier of the payment or credit। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपने एंट्री पास की है या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उस पॉइंट पर आपको TDS डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। और जो TDS डिडक्ट करना है वो कितने परसेंट से डिडक्ट करना है, 5% से। क्लियर है? सपोज मैं कमीशन पे कर रहा हूं और आपको मुझे बताना है कि वेदर TDS का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले आप चेक करो डिडक्टर का स्टेटस क्या है। सपोज डिडक्टर कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, तो विदाउट एनी सेकंड थॉट स्ट्रेट अवे बोल देना TDS इज एप्लीकेबल। अदरवाइज यदि इंडिविजुअल HUF है तो वी नीड टू चेक टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब जब आप पेमेंट कमीशन का कर रहे हो तो सेकंड चेक मुझे क्या करना है, क्या कमीशन 15,000 से ज्यादा है? इफ यस, देन ओनली यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। और थर्ड चेक क्या है, डिडक्टी कैसा होना चाहिए, रेसिडेंट। सबसे पहले TDS डिडक्ट करने के पहले पहला पॉइंट, डिडक्टर इंडिविजुअल HUF है तो क्या उसे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, और एनी अदर पर्सन है तो फिर चल जाएगा। दूसरा चेक क्या है, क्या डिडक्टी रेसिडेंट है। तीसरा चेक क्या है, क्या कमीशन मोर देन 15,000 है। इफ ऑल दैट 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन TDS एट द रेट ऑफ 5% इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल। ठीक है सर, यहाँ पे कमीशन और ब्रोकरेज का मतलब क्या है, तो जनरली यहाँ पे अदर देन द लॉटरी टिकट्स कमीशन एंड इंश्योरेंस कमीशन को कवर किया गया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कमीशन और ब्रोकरेज ऑन द प्रोडक्ट्स मतलब गुड्स एज वेल एज सर्विस, दोनों चीजें यहाँ पर कवर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुड्स एज वेल एज सर्विस बोथ। ठीक है, अदर देन द बट ऑफ दिस इज सिक्योरिटी। ठीक है, मगर यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कमीशन दे रहा है, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ एम्प्लॉयर इज गिविंग कमीशन टू द एम्प्लॉय, ये हमने पढ़ा है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए फिक्स कमीशन देता है या टर्नओवर बेसिस पे कमीशन देता है, तो क्या उस कमीशन के ऊपर भी 194H एप्लीकेबल हो जाएगा? आंसर इज नो, बिकॉज दैट कमीशन इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ सैलरी, और सैलरी का जो TDS है वो आपको दिया गया है सेक्शन 192 में, इसलिए इस सिचुएशन में 192 ही एप्लीकेबल होगा, 194H की कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ कमीशन टू द एम्प्लॉइज then it is going to be covered under section 192 and not under section 194H। पहला केस क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, TDS रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड irrespective of the fact whether that commission relates to the personal purpose और बिजनेस पर्पस। देखो कुछ प्रोविजन हम आगे पढ़ेंगे जिसमें यदि पर्सनल पर्पस के लिए आपने पेमेंट किया तो उसमें TDS की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती।
इसलिए मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, चाहे कमीशन पर्सनल पर्पस के लिए पे किया गया हो या बिजनेस पर्पस के लिए, यदि बाकी की अबो कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन सी कंडीशन? कि डिडक्टर आपका इंडिविजुअल एचओ टू होम टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल या एनी अदर पर्सन, डिडक्टी रेसिडेंट होना चाहिए, कमीशन मोर देन 15,000 होना चाहिए। क्लियर है? एंड थर्ड पॉइंट जो है दैट इज कमीशन एंड ब्रोकरेज इंक्लूड। जैसा मैंने आपको बताया कि कमीशन और ब्रोकरेज यहाँ पर क्या है, ऑन प्रोडक्ट्स है, कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन प्रोडक्ट्स। क्लियर है? तो कमीशन एंड ब्रोकरेज इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे? सर्विसेज, क्या? सर्विसेज रेंडर्ड, यदि आपने कोई सर्विस रेंडर की और उसके लिए कमीशन लिया गया है तो वो यहाँ पर क्लब हो जाएगा क्या? यस। तो सबसे पहले तो क्या हो गया, कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड नॉट बीइंग अ प्रोफेशनल सर्विस, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विस के लिए स्पेसिफिकली अलग से आपको और दैट इज प्रोविजन दिया गया 194J। बट फॉर एग्जांपल जैसे गुड्स कोई पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जैसे कमीशन एजेंट हमने अपॉइंट किया और हम उसे कमीशन पे कर रहे हैं, तो वो जो हमें सर्विस दे रहा है उसके लिए जो हमने कमीशन दिया दैट इज कवर्ड अंडर 194H। क्लियर है यहाँ तक? या फिर फॉर एनी सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोक्योरमेंट की सर्विस के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए आपने कोई पर्टिकुलर एजेंट अपॉइंट किया और आप उससे कमीशन पे कर रहे हो तो भी 194H एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एनी असेट वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग एक्सेप्ट सिक्योरिटीज। क्लियर है? इन ऑल दैट केसेस आपका 194H की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आई क्या? अब यहाँ पर 194H से रिलेटेड, वैसे तो अब हमें नेक्स्ट प्रोविजन 194I पढ़ना है, बट फिर भी मैं 194H के बारे में कुछ और टेक्निकल बातें आपको समझाता हूँ। बेसिकली 194H में कमीशन ऑन प्रोडक्ट्स कवर किया गया। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टैम्प वेंडर है जो कि जनरली जो स्टैम्प पेपर्स होते हैं वो सेल करता है, गवर्नमेंट से वो पर्टिकुलर जैसे 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर है तो वो 80 रुपीज में लाता है और आपको 100 रुपीज में बेचता है, 20 रुपए का उसका प्रॉफिट है। वेदर दैट 20 रुपीज जो उसका बीच में कमीशन या प्रॉफिट वॉट एवर इट में भी, आप जो भी बोल लीजिए, वेदर दैट 20 रुपीज इज ऑल्सो गोइंग टू अट्रैक्ट TDS अंडर सेक्शन 194H, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिंग एंड वर्किंग एज अ कमीशन एजेंट। उस सिचुएशन में वो जो बंदा कर रहा है, ही इज नॉट वर्किंग लाइक अ कमीशन एजेंट, ही इज डूइंग ट्रेडिंग। पहले वो गवर्नमेंट से लेता है 80 रुपीज में और आपको 100 रुपीज में हैंड ओवर करता है, तो जो 20 रुपए वो कमा रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है? और प्रॉफिट के ऊपर तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है क्या? नहीं। टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कब आ रही है? जब कमीशन है, तो वो कमीशन ही है। इट्स जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हम कोई पर्टिकुलर बुक सेल कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर कमोडिटी सेल कर रहे हैं, हमने 10 रुपीज की लाए और 20 रुपीज में बेच दिया, तो जो 10 रुपए मैंने कमाया इट इज माई प्रॉफिट। ठीक है? ट्रेडिंग और कमीशन एजेंट में, ट्रेडर और कमीशन एजेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि ट्रेडर पहले अपने नाम से वो पर्टिकुलर कमोडिटी परचेस करता है और उसके बाद ऑनरशिप ट्रांसफर करता है, जबकि कमीशन एजेंट कभी उस कमोडिटी का ऑनर होता ही नहीं है। इज जस्ट वर्क लाइक अ अदर पार्टी, थर्ड पार्टी। वो एक बंदे से लेता है, दूसरे बंदे को दे देता है, बट ऑनरशिप उसके नाम से कभी भी ट्रांसफर होती है या नहीं? तो आप फर्स्ट यू नीड टू चेक कि ट्रेडिंग एक्टिविटी तो नहीं है। यदि ट्रेडिंग एक्टिविटी तो उसके ऊपर 194H एप्लीकेबल करना क्या? नहीं। इतना डिटेल में क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी जस्ट कीप इन माइंड। तो आज एज ऑफ नाउ, आज जो हमने अभी अभी पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ लिया? 194B, 194BB, कैजुअल इनकम से रिलेटेड। इफ अमाउंट, विनिंग अमाउंट इज मोर देन 10,000 देन टीडीएस एट द रेट ऑफ 30%। सेकंड हमने पढ़ा 194D, 194G एंड 194H। 194D मतलब इंश्योरेंस कमीशन, G मतलब लॉटरी का कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, और H मतलब अदर कमीशन ऑफ ब्रोकरेज। तीनों ही केसेस में हमने पढ़ा इफ कमीशन इज मोर देन 15,000 देन यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ फ्लैट 5%। क्लियर है? कल जब हम मिलेंगे तो हम 194I वाली सीरीज पढ़ेंगे। कल का लेक्चर और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।